तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है या जो मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसी में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड है। बट अगर आपको, मैं आपको फर्स्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको आरए का एग्जाम क्लियर करना है तो पहली चीज एग्जाम के लिए अपने स्लॉट बुक कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम का स्लॉट बुक कर लीजिए अगस्त या ये मार्च या अप्रैल का। ठीक है, उसके बाद पहले आपको पहले आपको बुक को कंप्लीट करना है। बुक वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको बुक से पहले स्टडी करना है। उसके बाद ये नोट से आपको स्टडी करना है तो आपको ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट तभी आपको मिल पाएगा। ठीक है, पहला अपना स्लॉट बुक कर लीजिए ये मार्च मंथ का। ठीक है, मार्च यानी 15 के बाद का। और सेकंड स्टडी स्टार्ट कर लीजिए चैप्टर वाइज। पहले बुक से स्टडी करना है, उसके बाद ये नोट्स आपके काम आएगा, ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको तब मिलेगा। यस सर, अंकित सर मैं आपको अनम्यूट किया हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है। ठीक है, तो द रिसर्च एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु गैदर, गैदर यानी कलेक्ट करना, एनालाइज करना इकोनॉमिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, और उन सोर्स को कलेक्ट करके एक डिसीजन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना या इन्फॉर्म इन्फॉर्म वेल इन्फॉर्म डिसीजन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना। तो द प्राइमरी रोल ऑफ आरए इज टू कलेक्ट एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एनालाइज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स and interact with company and client to provide informed recommendation on buying, holding or selling. ठीक है, RA are characterized by the analytical work, the scope of their coverage and application of their recommendations. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। तो क्या रोल है? गैदर, कलेक्ट करना और एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल में देखे थे, जैसे अपन को न्यू फोन लेना रहता है तो अपन बहुत सारे डेटा को कंपेयर करते हैं। सेम अपने को स्टॉक्स या सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर ए कलेक्ट एसेंशियल डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक डेटा कहां से ऑब्टेन करते हैं अपन? इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड सेंट्रल बैंक लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फैक्टर्स के सोर्स कहां से हैं अपने पास? ग्लोबल फैक्टर्स, उनके अगर सोर्स या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं तो आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन अपने को जनरल में भी मिल जाती है या उनकी पब्लिकेशंस में या उनके जो कॉन कॉल्स है उसमें। अब कंपनी स्पेसिफिक कहां से मिलता है? कंपनी स्पेसिफिक डिटेल अपने को अगर ऑब्टेन करना है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, या तो डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ कंपनी ऑफिशियल। ठीक है, एडिशनल सोर्स इंक्लूडिंग प्लांट विजिट करके, मार्केट सर्वे, इंटरव्यू विथ एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर, एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो आरए जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं उनको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर को एनालाइज करना होता है। तो क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है? ऑपरेशनल इफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस, बिजनेस प्लान, मैनेजमेंट एथिक्स। और क्वांटिटेटिव में रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में अपन बहुत सारे फॉर्मूले भी यूज करते हैं जिसको अपन आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट,
अपन क्या करते हैं, कंपनी से और क्लाइंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस करते हैं और उनसे फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। पहला होता है सेल साइड, पब्लिश पब्लिक research report on companies industry with buy hold or sell, predict future earning and price performance। ठीक है। टिपिकली सेल साइड किन के लिए वर्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी फर्म्स के लिए। सेम बाय साइड के लिए होता है। बाय साइड्स के लिए ये पर्सनल होता है, ये एम्प्लॉयड बाय असेट्स मैनेजर सच एज म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है। इंटरनल यूज के लिए होता है बाय साइड। ठीक है। यस। हाँ, आपको अनम्यूट मैं 2 बार कर चुका हूँ। हाँ। यस। ओके, थैंक यू सर। ओके। तो एक्चुअली सॉरी, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ आप सभी को। नहीं, नो इशू। आप लाइव क्लास का यही मतलब है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली सर, आपने जैसे कि कहा था लाइक फ्राइडे की क्लास में कि आप थर्ड हाँ चैप्टर को रीड आउट कीजिएगा। हाँ हाँ। तो हमने रीड आउट तो किया है, लेकिन सर उसमें कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 3 के। ये चैप्टर 3 में। हाँ हाँ तो लाइक हम कह रहे हैं कि हम जो आप क्लास हम ले रहे हो, हाँ हाँ उसमें हम पूरे ये सब चीज़ें पूरा एज इट इज, जैसे हम 10th या 12th में मैथ सीखते थे, वैसे आप एक्सप्लेन करोगे आप हमें? हाँ हाँ, पूरा 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 पूरा। क्योंकि सर मुझे वो उसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि यार ये वो कैलकुलेशन की वजह से हम फेल ना हो जाएं। नहीं नहीं, कैलकुलेशन में ही तो अपने को स्कोर करना है। कैलकुलेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। अगर ओके। अपन कैलकुलेशंस को अगर अपन कैलकुलेशन कैसे करना है और फॉर्मूले को याद कैसे करना है, अगर ये सीख जाए, सबसे इजी पार्ट है कैलकुलेशन। ओके, थैंक यू सर, बिकॉज माय एग्जाम इज ऑन 14th। आराम से पूरे कैलकुलेशंस होंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। और केस स्टडीज भी होगा, कैलकुलेशंस भी होगा। बहुत डिटेल में स्टडी, जैसे 10th और 12th में, यानी 10th के जैसे सॉल्व करते हैं ना, उसी जी। टाइप से होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो कैलकुलेशन है ना, वो सीधे सीधे नहीं पूछ के क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, घुमा के पूछता है। ये जैसे दैट्स मैं, या यस, हमने पास फॉर श्योर से कैलकुलेशन कर मतलब कुछ पेपर सॉल्व कर रहे थे। हाँ तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला से पहले हमें उसका ईपीएस निकालना पड़ रहा है। आफ्टर हाँ दैट उसके आंसर निकाल, क्वेश्चन के हाँ, आंसर आ रहे वो हैं। उसी उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ। रिस ठीक है सर। रिसर्च रिपोर्ट आर सर्कुलेटेड इंटरनली। बाय साइड में इंटरनली होता है और सेल साइड में एक्सटर्नली होता है। ठीक है, एक्सटर्नल यूज के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही है, सेल साइड, बाय साइड और इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट का। ठीक है। इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, वर्क फॉर स्पेशलाइज्ड फर्म, सेल रिसर्च और अपने जो रिसर्च को हैं उसको सब्सक्रिप्शन बेसिस पे सेल करते हैं। तो इनके क्लाइंट कौन होते हैं, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकर, रेगुलेटर्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड फंड मैनेजर। ठीक है। प्रोवाइड कस्टमाइज रिपोर्ट ऑन बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सेक्टर फॉर वेरियस पर्पस लाइक इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन एनालिसिस, मर्जर एंड एक्विजिशन। अदर रिसर्च एंटाइटीज होते हैं न्यूज़पेपर, मीडिया आउटलेट एंड इंफॉर्मेशन कंसिडर आल्सो प्रोड्यूस रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है। रोल क्या है, फिर से वही रिसर्च एनालिस्ट का रोल, कंडक्ट थ्रू स्टडी ऑफ बिजनेस, इवेल्युएटिंग पास्ट परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम, मेक इन्फॉर्म रिकमेंडेशन, इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, इवेल्युएटिंग इंडस्ट्री एंड कंपनीज। ठीक है। अपने को इंडस्ट्री और कंपनीज को इवेल्युएट करना है, उनके वेरियस एस्पेक्ट को स्टडी करना है, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है, मैक्रो इकोनॉमी जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सब चीजें अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है। स्टडी करना है फिजिकल एंड मॉनेटरी। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और मॉनेटरी पॉलिसीज होती है आरबीआई की। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई को देखना है। ठीक है। एनालाइज करना है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ग्लोबल फैक्टर्स को भी स्टडी करना है अच्छे से। ठीक है, ये रिसर्च एनालिस्ट के वर्क है या काम है।
अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री डायनेमिक, ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्री फेस यूनिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सभी इंडस्ट्री के अपने अपने अलग यूनिक चैलेंज होते हैं और सबके अवसर अलग होते हैं। जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, उसका चैलेंज अलग है, और आईटी कंपनी है, उनका चैलेंज अलग है। टूरिज्म सेक्टर्स के अलग हैं, वैसे ही। और ग्रोथ ड्राइवर, अब इन कंपनीज को ग्रोथ कैसे मिलती है, ठीक है, इनको स्टडी करना। एनालाइज, स्टडी द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, बिजनेस मॉडल, कंपटीशन, ऑपरेटिंग फैक्टर, डिमांडिंग डिमांड सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज एंड कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये सब चीजों को चेक करना, ठीक है। कंपनी विद द सेम इंडस्ट्री कैन डिफर ग्रेटली इन बिजनेस अप्रोच। तो कंपनी अगर सेम इंडस्ट्री की है लेकिन उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनका अप्रोच कैसा है, उसको भी स्टडी करना, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिस जो सेम इंडस्ट्री के हैं, वहां पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी जो करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, व्हाई अ बिजनेस बेटर कंपेयर टू इट्स पीयर। एक जो बिजनेस है वो बाकी सेम सेम कंपनी ना, सेम इंडस्ट्री, जैसे ए और बी दो कंपनीज हैं, दोनों सेम इंडस्ट्रीज की है, यानी कि मान लीजिए कि ये आईटी कंपनीज है दोनों। तो एक बहुत अच्छा कर रही है, एक खराब कर रही है, तो वो दोनों को कंपेयर करना कि क्यों अच्छा कर रही है और एक क्यों खराब कर रही है, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, उसको असेस करना, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को चेक करना, ये आता है क्वालिटेटिव फैक्टर्स में। क्वांटिटेटिव में आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, असेट्स एंड लाइबिलिटी, ये सब चीजों को चेक करना। ये इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं पूरे न्यूमेरिकल। इसमें ही बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं जिनको अपने को अच्छे से स्टडी करना होता है, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से क्वेश्चंस कई बार आता भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्ट इंटरेक्शन, तो इंटरनेट जैसा अपन पढ़े थे, रिसोर्स आर वैल्यूएबल बट पर्सनल इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट प्रोवाइड डीपर इंसाइट। इंटरनेट से तो बहुत सारे अपने को रिसोर्स मिल जाते हैं, इंफॉर्मेशन, लेकिन जब एज अ रिसर्च एनालिस्ट अगर हम कंपनी और क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, वो अपने को बेस्ट रिजल्ट देता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हेल्प अंडरस्टैंड अ कंपनी विजन और स्ट्रेटजी। तो ये दोनों चीजें अपने को डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बहुत अच्छे से पता चलती है कि कंपनी का विजन क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। फिर होता है क्रॉस वेरिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट ना रोजी पिक्चर दे देता है कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसा वैसा, लेकिन अपने को उसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है कि क्या जो कंपनी बोल रही है वो सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है। मैनेजमेंट क्या करती है कि मार्केट प्राइस को बढ़ाने के लिए भी रोजी पिक्चर्स दिखाते हैं, ठीक है। तो एनालिस्ट का क्या काम है, मैनेजमेंट के जितने भी क्लेम है उनको वेरीफाई करना बिफोर मेकिंग अ रिकमेंडेशन, ठीक है। प्री मीटिंग रिसर्च, यानी कि अपन मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं, तो अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन होने वाला है अपना, तो मीटिंग से पहले क्या करना है, तो अपने को कंपनीज के प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर्स एंड फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सबको अच्छे से रिसर्च और अच्छे से रीड करके जाना है। और हो सके तो जो पास्ट के एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना है कि हम उस बेस पे कितने अच्छी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर होता है इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी। तो एनालिस्ट जो है उनका जो भी ओपिनियंस होता है वो अनबायस्ड होता है ना, अनबायस्ड। और जो भी उनका इन ओपिनियंस रहता है वो फैक्ट बेस्ड रहता है, यानी कि जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है उसके बेस पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। और क्लैरिटी भी लेना है मैनेजमेंट से कि ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मत दीजिए जो कि पब्लिक में अवेलेबल नहीं है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को
कलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग में भी कई बार आ जाता है। नेटवर्किंग का अपने को यूज कैसे करना है? ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे कॉन्टेक्ट से अपने को मिलना है जो हमको मीनिंगफुल इंसाइट्स इनटू कंपनीज परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग दे सके। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स में कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉय, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर। अपने को जो क्वेश्चंस पूछने हैं वो कैसे होने चाहिए? क्लियर, स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर मैनेजमेंट टू यूज मीटिंग टाइमली इफेक्टिवली। ठीक है, और ऐसी क्वेश्चन है, और अगर अपने को ये भी प्रयास करना है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछें जिससे अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो अपन मैनेजमेंट के साथ क्वेश्चन भी रख सकते हैं। ठीक है। फिर कम्युनिकेशन फाइंडिंग टू क्लाइंट। रिकमेंडेशन जो होते हैं या अपन जो भी सेल बाय होते हैं वो रियलिस्टिक, फैक्ट बेस्ड एंड फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, अनबायस्ड। रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? सिंपल, क्लियर और कॉन्साइज, ये तीन चीज होती है रिपोर्ट। जो रिसर्च रिपोर्ट होता है वो सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए। डिस्क्लोज अपने को करना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि हमारे पास, अगर हम किसी शेयर्स को रिकमेंड करते हैं, तो हमारे पास अगर वो शेयर एज अ रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो अपने को वहां पे डिस्क्लोजर भी देना है। और कोई भी अगर एजम्पशंस है तो उसको क्लियरली बताना है, और अवॉइड और एक्सप्लेन करना है, अवॉइड करना है एब्रीवेशन और जार्गन को। ठीक है, सिंपल होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट, सिंपल, क्लियर एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इथिकल कंडक्ट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एनालिस्ट शुड कलेक्ट, इंटरप्रेट एंड कन्वर्ट डेटा इनटू रिकमेंडेशन विद ऑनेस्टी एंड एथिक्स फॉलोइंग सेबी रेगुलेशन। ठीक है, और टेक्नोलॉजी अगर यूज भी करना है जैसे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, तो ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन, तो अपने को क्लाइंट से कंसेंट लेना है। यस। ठीक है, हाँ। और रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, एनालिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्स, इंटरप्रेट इट एंड प्रोवाइड एक्शनेबल रिकमेंडेशन फॉर क्लाइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, न्यूमेरिकल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, न्यूमेरिकल में हमने अपने को यानी कि डेटा कलेक्ट करना और न्यूमेरिकल्स नॉलेज अपने को होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल होनी चाहिए। मेथोडिकल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्वेश्चंस पूछने की। ठीक है, कि अपन डायरेक्ट इनसाइड कितने अच्छे से जा सकते हैं। ठीक है, और फिनेंशियल एक्यूमेन होना चाहिए, यानी कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिनेंशियल कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल। यानी कि अपने को फिनेंशियल जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। यस। आप, तो कैंडिडेट्स के लेफ्ट करने से मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। जितने लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं वो में से लाइव क्वेश्चन जितना चाहे उतना पूछ सकते हैं। देखिए, फिनेंशियल फील्ड ऐसी है, या ये फील्ड ऐसा है कि लोगों को चाहिए शॉर्टकट। अगर आप सीरियसली अगर रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो शॉर्टकट काम नहीं आएगा। ठीक है, आरए का एग्जाम शॉर्टकट पे नहीं है, बिलीव। जिनको शॉर्टकट चाहिए वो आते क्लास में जरूर है, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिल रहे तो डिटेल में स्टडी करा रहे हैं, तो दे कैन लेफ्ट, दे हैव देयर चॉइसेस, दे कैन यूज एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो कि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन मेरा काम है ऑनेस्टी का, कि मैं आप लोगों को इतने डिटेल में पढ़ाऊं कि एटलीस्ट एग्जाम में आप बेस्ट दे सके अपना। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी प्रो लेवल का होना चाहिए, या एक प्रोफेशनल इंसान ही एग्जाम देने जा रहा है ये फील होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्जाम कैसा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कोई नोट्स काम नहीं आते इसमें, कोई एमसीक्यू काम नहीं आता अगर आप ये बुक को अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे तो।
देखिए मैं, ठीक है, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा इसके लिए, ठीक है। फिर होता है डेटा एनालिसिस टूल। अपने को एक्सेल एंड अनदर एनालिटिकल टूल्स भी अच्छे से यूज करने आना चाहिए, ठीक है। एक्सेल में अपना प्रो लेवल होना चाहिए, ठीक है। अगर अपने को डेटा एनालिसिस करना है तो ये चीजें भी कई बार एग्जाम में पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, अपने को रीड और इंटरप्रेट करना आना चाहिए फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट को, ठीक है। अपना अटेंशन ऑफ डिटेल कैसा होना चाहिए, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। और कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि स्ट्रॉन्ग रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि क्लियर हो, ठीक है, क्लियर हो, ठीक है। रिटर्न एंड वर्बल दोनों कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। ओके, ओके। फिर चैप्टर 2 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसमें जितने भी चैप्टर 2 में जो पॉइंट है वो रिलेटेड किससे हैं, पूरे सिक्योरिटी मार्केट की जितनी टर्मिनोलॉजी है उनसे आप फ्रेंडली हो पाएंगे। इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आपको सिक्योरिटीज क्या है उसका नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और डेप्ट क्या है, इक्विटीज क्या है, डेप्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो और सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज ट्रांसफर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, शोइंग एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस ऑनरशिप इन अ कंपनी सच एज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। इशूअर्स कौन होते हैं सिक्योरिटीज के, जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो होते हैं कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट इशू दिस इंस्ट्रूमेंट। पर्पस क्या होता है, पर्पस फॉर इन्वेस्टर्स क्या होता है कि वो अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल असेट्स में कन्वर्ट कर सके जिससे उनको रिटर्न अच्छे मिल सके, है ना। और इशूअर्स जो इस टाइप के डेब्ट्स या बॉन्ड्स या इक्विटीज इशू करते हैं उनको क्या चाहिए, उनको फंड राइज करना है, ठीक है। तो इनेबलिंग फंड्स जिससे वो अपनी कंपनीज के डेब्ट को कंप्लीट कर सके, अपने उधार चुका सके, कंपनी को एक्सपेंशन कर सके, ठीक है। जो भी उनके पॉइंट्स होते हैं वो जब भी आप ऐसे कोई भी पेपर या कोई भी आईपीओ आता है उसमें क्लियर कट वो लिखा रहता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव, द गोल ऑफ इशूअर, इशूअर्स का क्या गोल होता है, राइजिंग फंड। इन्वेस्टर्स का क्या गोल होता है, अर्निंग रिटर्न, ठीक है। फिर होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, इन्वेस्टर कैन ट्रांसफर देयर राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी टू अदर विदाउट अफेक्टिंग द इशूअर। तो ट्रांसफर कैसे होता है, सेल कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म फंड राइजिंग, ठीक है, securities enables issuer to raise long term fund while providing liquidity for investor to exit। रोल ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटिंग लिक्विडिटी एंड इंश्योरिंग इजी ऑफ ट्रांजेक्शन एट मार्केट प्राइस, ठीक है। रिसोर्स ट्रांसफर, मार्केट हेल्प ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम दोज विद सरप्लस टू दोज नीडेड प्रोवाइडिंग यूज ऑफ दोज रिसर्च। यानी कि मार्केट क्या हेल्प करता है, जिनके पास फंड ज्यादा है, यानी कि जो अपने फंड सरप्लस है उनको क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं या सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जिनके पास सिक्योरिटीज है या जिनको पैसे कलेक्ट करने हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको फंड मिल जाता है। सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइडिंग चैनल फॉर कन्वर्टिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्ट ब्रॉड investment investor base offer a wide range of investment option to saver and large pool of potential investor to issuer। Understanding the financial market, a marketplace where fund are exchanged between investor and borrower through various securities। इन्वेस्टर्स का रोल क्या होता है, इन्वेस्टर किस टाइप के है, या तो इंडिविजुअल होते हैं या तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज बाय बाय करते हैं,
क्यों, कहाँ से बाय करते हैं? जो भी उनके पास फंड होता है उसको वो इन्वेस्ट करते हैं। रोल ऑफ बोरोवर, वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को सेल करते हैं, उनको फंड मिल जाता है। इंटरमीडियरीज में कौन कौन आते हैं? जैसे स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा इंटरमीडियरी वही होता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जहां पे हम फंड और सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, या बाय और सेल कर सकते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई, सेबी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब रेगुलेटर्स होते हैं। मेन मेन काम तो फाइनेंशियल मार्केट में सेबी का होता है, ठीक है, ये रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इसका फ्लो है, ठीक है। सरप्लस इनकम अगर हाउस होल्ड के पास है तो वो क्या करेंगे, फंड्स। ठीक है। डायरेक्ट फिनेंस, इनडायरेक्ट फिनेंस, ये इसका एक चार्ट बना हुआ है जिससे आप फ्लो ऑफ फंड को देख सकते हैं कि एक हाउस होल्ड के पास फंड होता है वो कहाँ कैसे जाता है, एक बिजनेस बिजनेस फर्म के पास कैसे डायरेक्ट फिनेंस होता है, इनडायरेक्ट फिनेंस होता है, ठीक है। सरप्लस इनकम यूनिट, ये क्या होता है? सरप्लस किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड के पास होते हैं जो अपनी सेविंग्स है उसको प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस फर्म के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास भी सरप्लस फंड होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, तो ये सब इन्वेस्टर्स होते हैं। डायरेक्ट फिनेंस, surplus income unit can directly provide fund to deficit income unit through financial market। तो एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड अनदर सिक्योरिटीज मार्केट। इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या है? सरप्लस इनकम यूनिट कैन आल्सो प्रोवाइड फंड इनडायरेक्टली थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जैसे कि बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एंड अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो क्या करते हैं? इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि हमने पैसे कलेक्ट किए और या तो बैंक में रख दिए, म्यूचुअल फंड में रख दिए, इंश्योरेंस कंपनी में रख दिए, तो इंश्योरेंस ये सब हमको क्या करेंगे, रिटर्न जनरेट करके देंगे। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है कि अपन डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, वहां से शेयर्स या सिक्योरिटीज को बाय कर लेते हैं। डेफिसिट इनकम यूनिट, जिनको पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, तो बिजनेस फर्म होता है, गवर्नमेंट होता है, हाउस होल्ड जिनको लोन की जरूरत होती है, फॉरेनर्स इनको भी जरूरत होती है। तो कुल मिला के एक इंसान से दूसरे इंसान ये कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है। फंड का ट्रांसफर, जैसे मेरे पास फंड ज्यादा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन एक बिजनेस फर्म है जिसको पैसे की जरूरत है तो वो आईपीओ ला रहे हैं, या तो बॉन्ड बॉन्ड से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या तो कोई भी सिक्योरिटीज इशूड कर रहे हैं कि हमको भैया पैसे मिल जाए, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA, ठीक है, इसके तहत इसका डेफिनेशन है। सेक्शन 2H याद रखिएगा, SCRA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो इसके द्वारा डिफाइन किया गया है, इंक्लूडिंग शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक्स, ठीक है, डेरिवेटिव, यूनिट और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसके तहत भी जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है वो भी एक तरीके से सिक्योरिटीज है। यूनिट और एनी इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर म्यूचुअल फंड, ये भी एक यूनिट है। लेकिन ऐसी यूनिट, एक याद रखिएगा यहां से जो क्वेश्चन आता है, ऐसे यूनिट जो रिस्क भी कंबाइन, लाइफ रिस्क और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है, वो नहीं आते हैं सिक्योरिटीज में, ठीक है। एक्सक्लूडेड एनी लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, स्क्रैप एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंक्लूड यूनिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल, मैं इसको हर बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार पूछा गया है। इंक्लूडेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ठीक है। इन्वेस्टर इन
सिक्योरिटीज मार्केट कैन चूज फ्रॉम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज इक्विटी, डेब्ट, डेरिवेटिव्स, वही चीजें हैं। ठीक है। इक्विटी शेयर्स को कौन इशू करता है? कंपनी और इशूअर्स। इन्वेस्टर्स कौन होता है? एफपीआई, एफआईआई, डीआईआई, रिटेलर्स। ठीक है। मीडियम, गवर्नमेंट बाइस। रेगुलेटर कौन होता है? सेबी। ठीक है। डिबेंचर्स को कौन इशू करता है? कंपनीज, गवर्नमेंट, एसपीवी एंड अदर्स। इन्वेस्टर्स कौन होता है? इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। ठीक है। रेगुलेशन रेगुलेशन कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई, सेबी। ठीक है। पर्पस फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है। अब ये यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। टाइप ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड नोट। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो पूरी तरीके से शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। पार्शियली, यानी कि कुछ अमाउंट उसका शेयर्स में कन्वर्ट होगा और कुछ जो है वो डिबेंचर्स में ही रहेगा, वो नॉन कन्वर्टेबल रहेगा। लेकिन ये सब चीजों में एक चीज याद रखिएगा, सबके डेट और टाइम फिक्स रहता है। जब आप उसको फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आप बाय करोगे, तब वहां पे लिखा रहता है टाइम, कि कब ये पूरी तरीके से कन्वर्ट होगा। और जब ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे तो उसका उसका प्राइस क्या होगा आपके लिए, सब पूरी तरीके से लिखा होता है। पार्शली में, यानी कि पार्शियल पार्ट आपको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होगा और रेस्ट क्या रहेगा? नॉन कन्वर्टेबल। और पूरी नॉन एनसीडी यानी प्योर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसका कन्वर्जन फीचर नहीं होता है, और रीपेबल अपॉन मेच्योरिटी। ठीक है। प्योर डेप्ट और क्वासी इक्विटी डिबेंचर कैन बी सर्व एज प्योर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिनका जो टर्म है 1 ईयर से कम होता है। ठीक है। वो शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट आते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। ठीक है। कंपनीज, गवर्नमेंट, फॉरेन कन्वर्टेबल, एफसीसी भी होता है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इन्वेस्टर कौन होता है? इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल। डायरेक्ट इशूड बाय द इशूअर्स एज अवेलेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड, तो इसका जो करेंसी होगा वो कौन सा होगा? होम कंट्रीज में मान लीजिए इशू भी हो रहा है, तो डिफर फ्रॉम होम कंट्रीज होता है। ठीक है। यानी कि या तो यूरो में होगा या डॉलर में होगा। मैक्सिमम जो इशूड होता है वो डॉलर में होता है। 2020 में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जो इशूड किया था वो बॉन्ड यूएसडी में था। ठीक है। कन्वर्जन फीचर्स होता है, सम बॉन्ड में इंक्लूड अ फीचर अलाउिंग कन्वर्जन इनटू शेयर। ठीक है। बेस्ड ऑन इशू एंड इन्वेस्टर प्रेफरेंस। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? जो भी लोअर इंटरेस्ट रेट होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं वो मैच्योर इकोनॉमी में इशूड किए जाते हैं, जहां पे ऑलरेडी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत कम होता है। ठीक है। और जो भी इसमें फॉरेन करेंसी का रिस्क आता है वो किसके लिए होता है? इशूअर्स को वो झेलना पड़ता है। ठीक है। जो भी इशू कर रहा है बॉन्ड, उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है फॉरेन करेंसी रिस्क, क्योंकि अगर डॉलर का रेट जितना ऊपर जाते जाएगा, इशूअर के लिए उतना ही लॉस होगा, क्योंकि उनको रिपे करना किस में है? ठीक है। उनको डॉलर में ही करना है, तो आपको रुपीज से फिर उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मान लीजिए लोकल करेंसी से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, और डॉलर का रेट जितना बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा आपके लिए रिस्क होता है। ठीक है। यहां से मैक्स बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है। एक्सटर्नल बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक्सटर्नल बॉन्ड ऑल्सो नोन एज यूरो बॉन्ड। अब इनकी जो क्या क्या होता है, खासियत क्या होती है? जैसे कुवैत में इंडियन कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, लेकिन वो डॉलर में है। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बॉन्ड। लेकिन वही कंपनी अगर इंडियन रुपीज में आउटसाइड ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू कर रही है, तो उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। ठीक है। वारंट एंड कन्वर्टेबल वारंट। ठीक है।
इसको भी कंपनीज इशू करती है। अभी रेयरली बहुत कम कंपनीज है शायद इंडिया में जो वारंट इशू करती है। ठीक है, वारंट आर ऑप्शन दैट अलाउ इन्वेस्टर टू परचेज इक्विटी शेयर ऑफ इश्यूइंग कंपनी एट प्री डिफाइंड प्राइस आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, इंडाइसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट, जो मार्केट में हमारे इंडाइसेस हैं उसका कैसे होता है। एक तो मार्केट कैप के अनुसार वेटिंग, लीडिंग इंडाइसेस आर टिपिकली वेटेड बाय मार्केट कैप रिफ्लेक्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड ऑन इंडीड। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप को वेटेज दिया जाता है। उसके अनुसार अपनी सिक्योरिटीज है जैसे बीएससी या सेंसेक्स बोलते हैं या निफ्टी। ठीक है, तो जितना जिसका मार्केट कैप है उनको ज्यादा प्रीफरेंस या उतना ज्यादा वेटेज मिलता है। लिक्विडिटी, जो भी स्टॉक इंडेक्स में होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं। ठीक है, और अलाउिंग इन्वेस्टर टू रेप्लिकेट द इंडेक्स एट लो कॉस्ट। तो जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं एक एग्जांपल के तौर पे, उसमें जो भी स्टॉक्स हैं उसको वो रेप्लिकेट कर लेते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। ठीक है, टाइप्स किस टाइप के होते हैं, निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स को लिस्ट किया गया है। स्टैंडर्ड एंड पुअर बीएससी सेंसेक्स में टॉप 30 मार्केट कैप के अकॉर्डिंग टॉप 30 सेलेक्टेड स्टॉक्स। एसएक्स 14 में इंक्लूड किया गया 40 रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक लिस्टेड ऑन मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एमएससीआई भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, लिक्विडिटी, फ्लोटिंग स्टॉक अवेलेबिलिटी एंड मार्केट कैप। ठीक है, इनका रिव्यू भी होता है टाइमली, और कई स्टॉक एक्सक्लूड हो जाते हैं, कई स्टॉक इंक्लूड भी होते जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, अब ये अदर कॉमन इंडाइसेस हैं जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 500, S&P BSE 100 50। ठीक है, BSE 500, BSE मिड कैप, निफ्टी मिड कैप। ठीक है, और कई ठो इंडाइसेस सेक्टर वाइज भी होते हैं जैसे बैंक निफ्टी, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। ठीक है, तो इनका यूज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन, इंडाइसेस इनेबल कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट रिटर्न विद अदर एसेट लाइक अ गोल्ड और रेड डेट। तो अगर इंडाइसेस है तो उसको अपन इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि गोल्ड किस रेट पे ऊपर जा रहा है और मार्केट किस रेट पे ऊपर जा रहा है, या डेप्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि डेप्थ कितना ऊपर गया तो निफ्टी कितना ऊपर गया, तो एक कंपैरिजन हो जाता है। ठीक है, एक बेंचमार्क होता है कि अपन अपने इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस या पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को हम अपने स्टॉक के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है, अगर निफ्टी बहुत अच्छा कर रहा है इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है और सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं। मार्केट सेंटीमेंट, जब भी आप मार्केट ओपन करते हैं और मार्केट का परफॉर्मेंस आप चेक करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मार्केट में अभी कौन सा सेंटीमेंट चल रहा है, बियर का है कि बुल का है, मंदी है, तेजी है। ठीक है, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स एक्ट एज अंडरलाइंग एसेट ऑफ इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल दोनों इन्वेस्टर्स होते हैं। मीडियम, डायरेक्ट अपन म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद खरीद सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है म्यूचुअल फंड का, अपन क्या करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं मार्केट से, यानी कि पूल ऑफ मनी इन्वेस्टर से कलेक्ट करते हैं, और जो भी स्पेसिफिक हमारे पोर्टफोलियो का यानी कि जो हमारा पोर्टफोलियो रहता है उसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं। यूनिट, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो अपने को यूनिट इशू होता है, उसकी एक नेट असेट वैल्यू होती है। ठीक है, और जो वैल्यू होती है यूनिट की उसको क्या बोलते हैं, एनएवी, नेट असेट वैल्यू। ठीक है, इसको ये सब चीजें पूछता है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड में क्या होता है कि अपन कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं एनी टाइम। मैच्योरिटी, इसका कोई फिक्स मैच्योरिटी टाइम नहीं होता है। ठीक है, प्राइसिंग, जो भी एनएवी उसका चल रहा है उसमें अपन बाय और क्लोज कर सकते, बाय और सेल कर सकते हैं। क्लोज एंडेड में इनका एक मैच्योरिटी होता है, इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, क्लोज एंडेड में
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इशूड बाय म्यूचुअल फंड, ठीक है। और जो इसका रेगुलेशन होता है वो सेबी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ईटीएफ होते हैं जैसे कि निफ्टी का ईटीएफ हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, या कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स का, फार्मा फंड का ईटीएफ हो गया, ठीक है। इनका क्या होता है, एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, इनको ट्रैक करना इजी होता है क्योंकि ये मिरर होते हैं जस्ट इंडेक्स के, ठीक है। और इनका जो कॉस्ट होता है वो म्यूचुअल फंड में जो कॉस्टिंग लगती है उससे कम होता है, ठीक है। हाइब्रिड और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, लास्ट क्लास में जैसे अपन ने देखा था कि ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या है, डिविडेंड और कैपिटल रीपेमेंट इनको प्रेफरेंस में दिया जाता है, इसलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये शेयर्स को क्या होता है, ये इक्विटी शेयर्स होते हैं, इनके पास प्रायोरिटी किस में होती है, डिविडेंड में और कैपिटल रीपेमेंट में, इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। इनका फीचर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का बोथ इक्विटी एंड डेब्ट, ठीक है, दोनों दोनों फीचर्स इसके होते हैं। फिर इक्विटी लाइक फीचर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर कंसीडर शेयर होल्डर नॉट क्रेडिटर्स, ठीक है। जो भी इनके फीचर्स होते हैं इनको एज अ शेयर होल्डर ही ट्रीट किया जाता है। और डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर्स को दिए जाते हैं, पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर आर टर्म डिविडेंड्स पेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और इन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, कि जरूरी नहीं है कि इनको इंटरेस्ट पे या डिविडेंड पेड किया ही जाए, ये चीज जरूरी नहीं होती है। जब हम डिविडेंड पेड कर रही है कंपनी, उससे पहले हम उनको डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल अगर हमारा हमने अगर डिविडेंड इशू ही नहीं किया तो हम डिविडेंड कहाँ से देंगे। लेकिन जब भी डिविडेंड देंगे तो इनको प्रेफरेंस में देंगे। वोटिंग राइट नहीं होता, प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता। और रेसिडुअल असेट्स में इनके पास कोई क्लेम नहीं होता है, ठीक है। इनका जो भी डिविडेंड रेशो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। और प्रायोरिटी इन लिक्विडाइजेशन, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को कॉमन इक्विटी इक्विटी शेयर्स के से पहले पैसे मिलते हैं ड्यूरिंग द वाइंड अप और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। वाइंड अप, कंपनी का अगर वाइंड अप हो रहा है तो सबसे पहले अपन प्रेफरेंस शेयर जो है इशूअर्स हैं, शेयर होल्डर्स, उनको पहले प्रेफरेंस देंगे। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव एंड कन्वर्टेबल, ठीक है। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि जो अनपेड डिविडेंड होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। नॉन क्यूमुलेटिव में जो अनपेड डिविडेंड होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कन्वर्टेबल इनटू कॉमन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर या तो पूरी तरीके से कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो पार्सली या तो फुली, ठीक है। कन्वर्टेबल डेब्ट एंड डिवेंचर्स एंड बॉन्ड, तो जैसा अपन ने एनसीडी और एफसीडी देखा था, सेम ये भी है, फुली कन्वर्टेबल, पार्सली कन्वर्टेबल और ऑप्शनली कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल भी होता है, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होता है, डेट बाय एंड बिफोर विच कन्वर्जन ऑक्यर, तो टाइमिंग होता है। कन्वर्जन रेशो भी पता होना चाहिए कि कितने शेयर्स मिलेंगे पर डिबेंचर या पर डेप्थ पेपर, अपने को कितने शेयर्स मिलेंगे। कन्वर्जन का प्राइस क्या होगा, ठीक है। कन्वर्जन का प्रोपोर्शंस क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर, ठीक है, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोग कंपनी जो है इंडिया में वो एडीआर इशूज करती है दूसरे देश में, यानी कि अमेरिका में, ठीक है। लेकिन एडीआर को इशू कौन करता है, एडीआर को अमेरिकन कंपनी इशू नहीं करती। सेम वैसी आईडीआर को इंडियन कंपनी इशू नहीं करती। जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में ट्रेड करना चाहती है अपने स्टॉक्स को, तो वो आईडीआर के थ्रू कर सकती है, ठीक है। इशू प्रोसेस क्या होता है, इक्विटी शेयर डिलीवर, ठीक है। अ कंपनी और इन्वेस्टर डिलीवर अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर इनटू टू अ बैंक, बैंक में अपन डिलीवर किए,
उसके अगेंस्ट में अपने को डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया गया। ठीक है। एक होता है स्पॉन्सर्ड एसडीआर, स्पॉन्सर डिपॉजिटरी, जो कि इनिशिएटेड बाय इशूइंग कंपनी, जैसे एचडीएफसी, विप्रो, ये स्पॉन्सर्ड है, ये लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, और जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती है। लेकिन अनस्पॉन्सर्ड क्या होते हैं, वो ओटीसी मार्केट में ट्रेड करते हैं और उनके पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उतने खास नहीं होते हैं। ठीक है। आईडीआर कैसा है, इंडियन कंपनी कैन राइज फॉरेन फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर थ्रू डीआर, फॉरेन कंपनीज कैन राइज इक्विटी कैपिटल इन इंडिया थ्रू आईडीआर। ठीक है। जो भी फॉरेन कंपनीज हैं उनको अगर इक्विटी कैपिटल बढ़ाना है तो वो आईडीआर के थ्रू भी बढ़ा सकती है। लेकिन आईडीआर में जो रेगुलेशन लगेंगे वो सेबी के होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप 1 साल तक उन उन डीआरस को शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। एंड अवेलेबल किसके लिए है, ओनली फॉर रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स। सेम एडीआर है, पॉपुलर कौन कौन से, इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। ठीक है। इसको 20th सेंचुरी में लॉन्च किया गया था, टाटा मोटर्स का भी मेरे ख्याल से है। ठीक है। डीआर इशूड एंड ट्रेडेड इन यूएसए बाई नॉन यूएस कंपनी। एडीआर को कौन इशू करता है, नॉन यूएस कंपनी। कहाँ इशू करती है, अमेरिका में। ग्लोबल डिपॉजिटरीज में क्या है, ये एक से ज्यादा कंट्रीज में ट्रेड करती है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि यूरोपियन मेंबर्स के जो रेगुलेशन है वो कॉमन होते हैं। तो ये मल्टीपल कंट्रीज में भी ट्रेड करती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एचकेसीएल जो हांगकांग में लिस्टेड है। ठीक है। नॉन हांगकांग की जो कंपनी है उनके लिए है। ठीक है। एडीआर में फेमस है इंफोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। जीडीआर मल्टीपल कंट्रीज में इशूड होता है, स्पेशली इन यूरोपियन यूनियन। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, आर द डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनी इन फॉरेन कंपनी ऑफन डॉलर। ऐसी सिक्योरिटीज जो कन्वर्टेबल भी होती है और फॉरेन करेंसी में इशू होती है। ठीक है। ये ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स में जब कन्वर्ट होते हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो रुपीज में होती है। करेंसी डिनोमिनेशन क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट होता है फॉरेन करेंसी में, लेकिन जब कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में तो जो डिविडेंड मिलता है वो रुपीज में पेड होता है, और इन्वेस्टर बियर करता है करेंसी रिस्क। रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा, फेमा एक्ट। ठीक है। ये रेगुलेट करते हैं। इक्विटी डिबेंचर्स लिंक, जो इक्विटी लिंक डिबेंचर आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विद फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट टाइड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग इक्विटी। तो अंडरलाइंग इक्विटीज क्या होती है, इसमें निफ्टी, एसएनपी एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स। ठीक है। क्रेडिट रिस्क आपने समझ गया है। इसके बाद कमोडिटी सेम, इसमें जो भी कमोडिटी लिंक डिबेंचर होगा तो इसमें कमोडिटीज में दो ही आएंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है। फिर होता है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड असेट बैक सिक्योरिटीज। ठीक है। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू अगेंस्ट होम लोन रिसीवेबल। ठीक है। एमबीएस किसके अगेंस्ट इशू होता है, होम लोन रिसीवेबल। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम होम लोन आर इशूड टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है। असेट बैक सिक्योरिटीज, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि वेरियस फाइनेंशियल असेट से इनको रिसीवेबल मिलता है, जैसे कि ऑटो लोन, रेंट, रेंट रिसीवेबल, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। ठीक है। तो ये असेट बैक हो गया और ये मॉर्गेज बैक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इसका जनरल कैरेक्टर क्या होता है, रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल पूलिंग फंड फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, आरईआईट्स ये करते हैं REITs। और इनविट्स किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों ट्रस्ट की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यूनिट प्रोवाइड की जाती है,
इनको टैक्स ट्रीटमेंट मिलता है फेवरेबल, ठीक है। और रेगुलेटरी क्या होता है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपको 80% असेट रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट स्टेट में रखना है। इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या करना है, 90% आपको टोटल कैपिटल जो है रेवेन्यू जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में रखना है। या तो डायरेक्टली आप होल्ड कर सकते हो या एसपीवी के द्वारा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें बहुत डिविडेंड मिलता है, ठीक है, डिविडेंड बेस्ड रहता है। बोथ आरईआईट्स एंड इन्वेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट एट लीस्ट 90% ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूएबल सरप्लस कैश फ्लो टू यूनिट होल्डर। तो जो भी इनका कैश फ्लो रहता है डिस्ट्रीब्यूएबल, ठीक है, उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड, ठीक है। और प्रोवाइड इन्वेस्टर विथ इनकम थ्रू डिविडेंड फ्रॉम रेंटल इनकम एंड प्रोजेक्ट रेवेन्यू, ठीक है। कमोडिटीज के क्या कैरेक्टर होते हैं, दे आर बेसिक मटेरियल्स, गुड दैट आर लार्जली होमोजीनियस, दे आर इंटरचेंजेबल एंड अदर गुड्स ऑफ द सेम टाइम, ठीक है। अ बार ऑफ गोल्ड इज कमोडिटी, और वही ज्वेलरीज कमोडिटीज नहीं होती है, ठीक है। एक होता है हार्ड कमोडिटीज और सॉफ्ट। हार्ड में क्या आता है, नेचुरल रिसोर्स के जितने भी है जैसे मेटल्स और क्रूड, और सॉफ्ट में क्या आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड यूजेस, कमोडिटीज आर प्राइमरली ट्रेडेड गुड यूज्ड इन प्रोडक्शन और फॉर कंजप्शन। तो जिनका कंजप्शन या प्रोडक्शन करना है वो ट्रेड होते हैं, ठीक है। प्रीशियस मेटल में कौन आते हैं, प्रीशियस मेटल के कैरेक्टर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छी मिलती है, लॉन्गेविटी होती है यानी कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट इनका बहुत कम होता है, वाइबिलिटी एज अ इन्वेस्टर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसी के थ्रू में कमोडिटी ईटीएफ भी निकाला गया, लेकिन कमोडिटी ईटीएफ अभी अपना केवल गोल्ड में अपने को देखने को मिला है, ठीक है। सिल्वर का भी ईटीएफ आने वाला है ऐसा तो अपन सुने हैं, लेकिन देखते हैं अभी तो, ठीक है। कमोडिटी ईटीएफ क्या होता है, जैसा भी अपना जो जैसे मेटल जैसा परफॉर्मेंस देगा या जो भी कमोडिटी जैसा परफॉर्म करेगी वैसे ही सेम परफॉर्मेंस ईटीएफ भी कमोडिटीज का प्रोवाइड करेगा, ठीक है। गोल्ड ईटीएफ सबसे ज्यादा बेस्ट जो अभी यूज चल रहा है ना, सबसे ज्यादा जो ट्रेडेबल है। मैनेज फंड, मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या चीज होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट टू बाय और सेल अ असेट एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और प्राइस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। बेनिफिट फिटिंग द बायर इफ असेट प्राइस राइज इन द फ्यूचर। तो बायर के लिए क्या बेनिफिट है, अगर उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ता है या आने वाले समय में बढ़ता है तो उन बायर्स को प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इन्वेस्टर कैन प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस इंक्रीज विदाउट ओनिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट। तो फ्यूचर में अपने पास रियल में तो रहते नहीं है, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन जो भी अपने को प्रोडक्ट है वो एक्चुअल मिलना रहता है, उससे पहले अगर अपन स्क्वायर ऑफ कर दें तो अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये पोर्टफोलियो को जो भी मैनेज करते हैं वो है एक्टिवली मैनेज बाय प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज होता है, ठीक है। रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर टेक पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेदर देन बाइंग द अंडरलाइंग असेट। तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, ना कि रियल असेट्स को खरीदते हैं, ठीक है। सेम इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटीज, तो इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, कमोडिटीज में सेम गोल्ड या सिल्वर जिसके भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपन बाय कर लिए, और जो भी अपने को प्रॉफिट मिला ये भी प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। वेयर हाउस रिसिप्ट, वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होता है कि अपन ने वेयर हाउस में अपना सामान रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट अपने को रिसिप्ट मिलती है, वो क्या होती है, इसका क्या होता है, अपन ने वेयर हाउस में रख लिया तो निगोशियबिलिटी क्या होती है, मोस्ट रिसिप्ट आर निगोशिएबल। इसके जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर भी होते रहती है, ठीक है। टाइटल भी इसका ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ।
स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, तो दो टाइप के होते हैं। एक प्राइमरली जहां पे अपने को न्यू सिक्योरिटीज इशूड होती है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। मार्केट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ न्यू फाइनेंशियल असेट। सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज होती है, वो ट्रेडेड होती है। जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर रहते हैं वो एग्जिट करते हैं, और न्यू जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो परचेज करते हैं। Interdependent, primary and secondary are interdependent and inseparable. The primary market create financial assets while the secondary ensure the liquidity and tradability. ठीक है, प्राइमरी मार्केट फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट करते हैं और सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी और ट्रेडेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक इशू आता है, एक आईपीओ आता है। The first sale of company share to the public to raise equity capital regulated by SEBI, including requirement of net tangible asset, profitability, net worth, mandatory listing and share allocation. फिर आता है follow on public offer, additional capital is raised by listing company through fresh security or sale, used for growth and restructure capital. तो follow on में क्या होता है, follow on public offer में क्या होता है, जो एडिशनल कैपिटल होता है, ठीक है, उस एडिशनल कैपिटल राइज किया जाता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के द्वारा, सॉरी, प्रमोटर या इशूअर्स के द्वारा। उसमें फ्रेश सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है, और उस पैसे का यूज किसके लिए किया जाता है, ग्रोथ के लिए, या अपना जो कैपिटल है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो यानी कि लिमिटेड क्वांटिटीज में होते हैं, यानी कि मैक्सिमम 50 आप प्राइवेट प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट को अगर एक तरीके से और समझे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमको सेल किसको करना है, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर बाय लिस्टेड कंपनी टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंक फॉलोइंग सेबी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी कौन होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर अपन देख चुके हैं अभी। रेगुलेटरी कंप्लायंस, तो सेबी के जो भी कंप्लायंस आपको कंप्लीट करने होंगे, एस्पेक्ट लाइक प्राइसिंग, डिस्क्लोजर इन नोटिस, लॉक इन पीरियड, और जो भी कंपनी है के रिक्वायरमेंट है। सेबी पब्लिक इशू रेगुलेशंस, लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, पब्लिक ऑफर इंडिपेंडेंस। राइट इशू क्या होता है, existing shareholder can purchase additionally security at specified price offer in proportion to current shareholding as of cut date and shareholder right issue क्या होता है, आपको रिकॉर्ड डेट तक अगर आपने शेयर्स अपने पास रखे हैं तो आपको राइट इशू मिलेगा, ठीक है, जिसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा शेयर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे आरई के तौर पे, उसको या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या सेल कर सकते हैं, या लेट इट एक्सपायर, या तो वो फ्रीली एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए ये ऑफर कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड डेट पे प्रोवाइड किया जाता है। फिर होता है बोनस शेयर्स, ठीक है, फ्री शेयर गिवन एट टू करंट शेयर होल्डर बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टिंग ओनरशिप। इसमें भी रिकॉर्ड डेट होता है। प्रोवाइडिंग इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इन अ फिक्स रेट इशूड ओनली व्हेन कंपनी हैज, और बोनस शेयर कब इशू होता है, जब कंपनी के पास एडिक्वेट रिटेन अर्निंग हो, ठीक है, और अमाउंट इक्वल टू द बोनस शेयर वैल्यू इज मूव फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू शेयर कैपिटल, ठीक है। जो जो बैलेंस शीट होती है वहां पे रिटेन अर्निंग से शेयर कैपिटल में उतने अमाउंट ट्रांसफर हो जाते हैं। ऑन शोर ऑफरिंग एंड ऑफ शोर ऑफरिंग क्या होता है, ऑन शोर अगर इशूअर पैसे डोमेस्टिक मार्केट से उठाते हैं तो ऑन शोर ऑफरिंग होती है। ऑफ शोर यानी कि जो इशूअर्स हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, आउटसाइड ऑफ कंट्री से पैसे उठाते हैं तो ऑफशोर ऑफरिंग कहते हैं। कैपिटल राइजिंग स्ट्रेटजी, इशूअर चूज बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑफरिंग बेस्ड ऑन देयर टारगेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल कौन निकालता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब अपने शेयर्स को जो भी उनको आईपीओ और एफपीओ में अलॉट हुआ है
उसको अगर वो सेल करते हैं तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल मैक्सिमम कौन निकालता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट। ठीक है। जो बायबैक करते नहीं है या डिस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है वो ऑफर फॉर सेल सेल के द्वारा होती है। इसमें नो न्यू शेयर, न्यू शेयर्स कंपनी के इशूड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे शेयर कैपिटल इंक्रीज नहीं होनी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन दे द फंड द सेल गो थ्रू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लाइक प्रमोटर और लार्ज इन्वेस्टर्स। ये अपने शेयर्स को सेल करते हैं, प्रमोटर और लार्ज इन्वेस्टर। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, जो भी ऑफर फॉर सेल है मैक्सिमम गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान के थ्रू ही होता है। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट ऑल्दो डन वाया प्राइमरी मार्केट रूट और ऑफर फॉर सेल इज एसेंशियल आज सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहां तक। स्वेट, स्वेट इक्विटी क्या होता है? जब कंपनी में एम्प्लॉइज, प्रमोटर्स या टेक्नोकॉर्ड, जो जिन्होंने भी अपनी कंपनी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। पर्पस क्या होता है? मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को, टॉप मैनेजमेंट को, कि कंपनी के अच्छे के लिए करे। ठीक है। कैपिटल राइज while not primarily intended to raise capital, the issue of security for the creation of new share। तो न्यू शेयर क्रिएट किए जाते हैं, इसमें कोई पैसे यानी कि प्राइमरी पर्पस कैपिटल राइज करना होता ही नहीं। स्टॉक ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसमें क्या होता है कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को कम रेट में, यानी कि जो भी रेट है शेयर्स का उससे कम रेट में ऑफर करती है। तो ये एम्प्लॉयज के भी ऊपर रहता है कि आप चाहो तो उसको खरीद सकते हो, नहीं चाहो तो मत खरीदो। ठीक है। उसका एक ऑप्शन रहता है कि आप चाहो तो आपको दिया जा रहा है, आप चाहो तो विजुअली 1 साल का टाइम फ्रेम होता है, उस बीच आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट का क्या पर्पस होता है? पर्पस ऑफ सेकेंडरी मार्केट ऑफर लिक्विडिटी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, लिक्विडिटी फॉर इंस्ट्रूमेंट इशूड इन प्राइमरी मार्केट। रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एश्योरेंस। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट डिविडेंड सेगमेंट ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड इनटू ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडिंग। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट दो टाइप का होता है। ओवर द काउंटर में दो पार्टीज के बीच होता है, इसमें एक्सचेंज का कोई रोल नहीं रहता। और दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रेडेड, जिसमें ट्रेडिंग होता है, सेटलमेंट ऑक्योर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज विद द क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन एक्टिंग एज अ काउंटर पार्टी। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में काउंटर पार्टी जो होती है, वो उसकी गारंटी कौन लेता है? क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है। क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट, पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी जो भी होती है क्लीयरिंग एंड सेटलमेंट की होती है, तो क्लीयरिंग हाउस और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ओटीसी ट्रांजैक्शन में काउंटर पार्टी या डिफॉल्ट का रिस्क होता है, लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो गारंटी रहता है वो क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन लेता है। तो उस क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन कई बार अपने से इनिशियल मार्जिन, पीक मार्जिन, मार्केट टू मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्केट एंड मार्जिन टू मिटिगेट डिफॉल्ट, ये सब चीजें हमसे कई बार चार्ज भी करता है। वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट एंड देयर एक्टिविटी, स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा पार्ट वही होता है। ठीक है। एनएससी, बीएससी, एमएससीआई। ठीक है। बायर और सेलर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। डिपॉजिटरीज होते हैं, दो टाइप के हैं, एक है सीडीएसएल और एनएसडीएल, जहां पे हमारे सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किए जाते हैं। ठीक है। एक होता है डीपी पार्टिसिपेंट्स। डीपी पार्टिसिपेंट एक्ट एज एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी इंटरफेसिंग विद इन्वेस्टर टू ऑफर डिपॉजिटरी सर्विस। इसमें कौन कौन होते हैं? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग विद इंडिया विद आरबीआई अप्रूवल, तो ये सब डीपी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, स्टॉक ब्रोकर, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी। फिर होता है ट्रेडिंग मेंबर्स, ऑल्सो नोन एज स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। ऑथोराइज पर्सन यानी कि सब ब्रोकर्स। ठीक है। एज अ इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म,
कॉर्पोरेट बॉडी दे काम ये काम करते हैं। फिर होता है कस्टोडियंस। Custodians are entitled responsible for holding and safeguarding fund and security for larger kind, typically institution like bank, insurance and companies। तो कस्टोडियन का काम क्या रहता है? अपने क्लाइंट्स के लिए वर्क करना, उनकी होल्डिंग और फंड की सेफ गार्डिंग करना। ठीक है। कस्टोडियन क्या करते हैं? क्लाइंट के सिक्योरिटीज एंड फंड अकाउंट को मेंटेन करते हैं। दे कलेक्ट बेनिफिट ऑफ राइट एक्यूरिंग इन टू क्लाइंट फ्रॉम सिक्योरिटी एंड। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या काम है? वो ट्रेड सेटलमेंट की पूरी गारंटी लेते हैं, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में काम करते हैं। फुल ऑब्लिगेशंस जो भी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स के हैं उसको फुलफिल करवाना इनका काम होता है। फिर क्लीयरिंग बैंक क्या होते हैं? क्लीयरिंग बैंक सर्व इंटरमीडिएट बिटवीन क्लीयरिंग मेंबर्स एंड द क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन। तो दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट्स रहते हैं वो क्लीयरिंग बैंक से रहते हैं। तो क्लीयरिंग बैंक में आपको अकाउंट मेंटेन करना रहता है, आपको सफिशिएंट फंड रखना पड़ता है, जो भी आपकी डे टू डे जो भी पे इन आपका लगे उसको उतना पैसा आपको रखना पड़ता है। ठीक है। मर्चेंट बैंक क्या होते हैं? एक्ट एज अ इशूअर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंकर और लीड मैनेजर्स। ये क्या करते हैं? जो न्यू इशुएंस आते हैं उनको ये मेंटेन करते हैं। मेंटेन इन द सेंस, इसमें आपको इशू हो यानी कि फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ से जिस दिन लिस्टिंग डेट तक पूरा जो भी मेंटेनेंस का काम होता है ये मर्चेंट बैंकर के द्वारा ही होता है। इसमें इंटरमीडिएट्स क्या क्या लगती है? रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर कोऑर्डिनेट, रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर, अंडर राइटर, क्रेडिट एजेंसी, ये सबको मैनेज करना टिल इशू पूरा प्रोसेस हो जाए तब तक। ठीक है। फिर होते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स के काम होते हैं, एक होते हैं हार्ड अंडर राइटर्स और एक होते हैं सॉफ्ट। तो हार्ड अंडर राइटर इज व्हेन अंडर राइटर कमिट टू बाइंग सिक्योरिटी एट इनिशियल स्टेज ऑफ आईपीओ। और सॉफ्ट अंडर राइटर्स कौन होते हैं? जो भी कमिटमेंट अपना देते हैं जब उनका प्राइस डिटरमाइन हो जाता है आईपीओ का। ठीक है। ये अंडर राइटर्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट रहते हैं जो प्राइमरी मार्केट में जब पब्लिक ऑफर आईपीओ का पूरी तरीके से बॉट नहीं होता तो ये आते हैं और उसको परचेस करते हैं। ठीक है। ये अंडर राइटर्स के काम होते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट्स में म्यूचुअल फंड आते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, बैंक्स आते हैं। ठीक है। एफपीआईज में फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आते हैं। और ऐसे लोग को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ता है सेबी के काम। ठीक है, कि वो मार्केट में पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो पार्टिसिपेंट मार्केट में करना चाहते हैं लेकिन उनको सेबी से रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो उनको पी नोट पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। ठीक है। चलिए आज आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।